Today I will continue with next sample paper for class 10th regarding the science subject for the session 2023-2024. इससे पहले जो हमने सैम्पल पेपर सॉल्व किया था बेटे, दैट इज रिलेटेड विद अवर 8th क्लास एंड नाउ टुडे वी विल कंटिन्यू विद अवर नेक्स्ट सैम्पल पेपर एंड दिस सैम्पल पेपर इज रिलेटेड विद अवर क्लास 10th और जो सब्जेक्ट है वो हमारा साइंस का रहेगा। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 26 फरवरी से मैक्सिमम सभी बोर्ड क्लासेस के जो है वो फाइनल एग्जाम शुरू हो रहे हैं। तो टुडे इज 20th फरवरी और बहुत कम समय रह गया अब हमारे फाइनल एग्जामिनेशंस के लिए। तो इस वजह से हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हम एक सैम्पलिंग जो है पेपरों की वो बच्चों को बता सकें और इवन टू की पेरेंट्स को भी बता सकें, जिससे कि उनको तैयारी करने में आसानी रहे, सुविधा रहे कि किस तरह से क्वेश्चंस का क्राइटेरिया रहेगा, फॉर्मेट क्या रहेगा क्वेश्चंस का, कौन से क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स होगा वो किस तरह से रहेगा और टोटल जो होगा वो मार्क्स का क्या रहेगा। सो लेट अस कंटिन्यू विद आवर सैंपल पेपर। दिस इज आवर मॉडल क्वेश्चन पेपर और मॉडल सैंपल पेपर रिगार्डिंग द 10th class and this is the session that is 2023-24, subject is science, class is 10th। अब इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन रहेगा बेटे क्लास 10th का साइंस सब्जेक्ट का वो रहेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का। आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपके पास 4 ऑप्शंस दी होंगी और आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस यू सिलेक्ट ओनली द करेक्ट ऑप्शंस दैट इज रिलेटेड विद द क्वेश्चन। नाउ योर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है? CaSO4 multiplied by half molecules of water. It is the formula of the plaster of Paris. Options आपके पास बहुत दी गई है, CaO भी दिया गया है, CaSO4 multiplied by 2 molecules of water, CaSO4 multiplied by half molecules of water, and the last is the sodium chloride. But out of all these options, the correct formula of the plaster of Paris is CaSO4 multiplied by half molecules of water. So this is the right answer for the question number 1. Next question is which element has the electronic configuration 281? कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 की रहेगी? तो जो सोडियम है बेटा, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है आपका 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8 और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 70। अब हमें ये देखना है कि 281 किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। तो जो सोडियम है बेटा, उसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? 11 है। तो उसका जो एटॉमिक नंबर 11 है और उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी वो 281 की। 1s2 2s2 2p 6 plus 2 8 8 plus 2 10 3s 1 1s के कितने हैं? 2 2s और 2p के 8 and 3s 1। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारी 281 की है दैट इज रिलेटेड विद अवर सोडियम। सोडियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेटे वो है 281 की, क्योंकि उसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 11। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर का जो पीएच वैल्यू है वो कितना रहेगा? ऑप्शंस है 8 7 6 और 5। तो जो पीएच वैल्यू है हमारी प्योर वाटर की बेटे दैट इज 7। सो द राइट आंसर इज 7। 7 is the pH value of the pure water. Next question is beta how many kidneys are present in the human body? Human body में कितनी kidneys present होती हैं? तो there are 2 kidneys that are present in the human kidney. One is the right kidney and the second one is the left kidney. So out of these options 1 2 3 and 4, only 2 kidneys are present in the human body. One is the right kidney and the second one is the left kidney. So the right answer is 2. Next is the gap between the 2 neurons is called. 2 neurons के बीच का जो gap होता है उसे क्या कहा जाता है? So the gap between the 2 neurons is called as synapse. Synapse is the term that is used for the gap between the 2 neurons. 2 neurons के बीच के gap को जो fill करती है term, वो term है आपकी synapse, and that is not the dendrites, axon or impulse, but only synapse is the gap that is between the 2 neurons. So the right answer is synapse. The brain is responsible, not in, but the brain is responsible for
अब जो हमारा ब्रेन है वो किस किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट मीन्स ऑल द रेगुलेशन एंड द फंक्शंस ऑफ द बॉडीज आर टू बी कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन। जितने भी हमारी बॉडी के फंक्शंस हो रहे हैं, ये बॉडी के ऑर्गन्स की जो एक रेगुलेशन हो रही है, दैट इज ओनली विद द हेल्प ऑफ द ब्रेन। सो द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल आइदर फॉर द थिंकिंग, regulating the heartbeat, balancing the body, or all of them. That means the brain is responsible for regulating the various body organs, for thinking, जो हम सोचते हैं समझते हैं, सोचने समझने की क्षमता जो होती है उसके लिए हमारा ब्रेन जो है रिस्पॉन्सिबल है। एंड ऑल द बॉडी ऑर्गन्स दे आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ द ब्रेन, एज वेल एज रेगुलेशन ऑफ द हार्ट बीट। जो हमारी हार्ट बीट की रेगुलेशन है, ये जो रेगुलेट करता है हमारे हार्ट बीट को, दैट इज ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ द ब्रेन। दैट मीन्स ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग, फॉर रेगुलेटिंग द हार्ट बीट, एज वेल एज फॉर balancing the various body organs. So the answer is all of above. Next is the anther contains. अब anther क्या contain करता है बेटे? So the anther contains sepals, ovules, carpels and pollen grains. तो अब जो anther है वो flower के parts है. All these are the parts of the flower. Either sepals, ovules, petals, carpels, filament, stigma, ovules, ovary, all these are the parts of the flower. But here the question is the anther contains. Anther किस चीज को contain करता है? Either वो sepals को contain करता है. Sepals are 5 in color and these are green in color. Green color में petals are colorful. Petals जो होते हैं वो colorful होते हैं. And ovules को contain करता है anther. ठीक है, ovules are present in the ovary. कार्पल्स को या pollen grains को. But here the anther contains the carpel. जो anther है वो किस चीज को contain करता है? Anther contains the carpels. Our next question is the autotropic mode of nutrition required. Autotropic. There are two types of the mode of nutrition. One is the autotropic mode of nutrition and the second one is the heterotropic mode of nutrition. Autotropic mode of nutrition is that type of mode of nutrition in which the organisms they can prepare their own food themselves. They cannot depend upon others for their food. But in case of the heterotropic mode of nutrition, in that case the organisms they depend upon others for their food, or in other words we can say that they depends upon the ready-made food. So such type of the mode of nutrition is known as heterotropic mode of nutrition. So the autotropic mode of nutrition, अब हम कह रहे हैं कि autotropic mode of nutrition एक ऐसा mode of nutrition है जहां पर organisms अपना खाना खुद बनाते हैं. They cannot depend upon others for their food. वो अपने खाने के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं होते हैं. तो उसके लिए उनको क्या क्राइटेरिया चाहिए जिसके वजह से वो अपना खाना खुद बनाते हैं? At that time they need carbon dioxide and water. उनको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की भी जरूरत पड़ती है. After that they can prepare their food in the form of carbohydrates. क्लोरोफिल की भी जरूरत होती है. When the plants they are green in color, after that they can easily trap the sunlight. क्योंकि जब पौधे हरे होते हैं उनमें हरे रंग का पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल होता है, उसकी वजह से जो प्लांट्स होते हैं they can easily trap the sunlight. वो सनलाइट को इजीली क्या कर लेते हैं? ट्रैप कर लेते हैं. सनलाइट की भी बहुत जरूरत है. अगर सनलाइट नहीं होगी तो प्लांट जो होंगे वो क्या करेंगे? ट्रैप नहीं कर पाएंगे सनलाइट को. सो फॉर द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट मींस कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, क्लोरोफिल एज वेल एज सनलाइट, ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. अगर सभी चीजें नहीं होंगी तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होगा वो पॉसिबल नहीं होगा. सो फॉर द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑल ऑफ द अबव आर इंपॉर्टेंट. Next is the least distance of distinct vision. The least distance of distinct vision for a young adult with normal is about either 25 meter, 2.5 centimeter, 25 centimeter या फिर 2.5 meter. So the right answer is 25 centimeter is the right answer. That is the 25 centimeter is the least distance of distinct vision for a young adult with normal. That is about 25 centimeter. Next is the SI unit of electric charge. Electric charge के SI unit क्या है? Options आपके पास दी गई हैं, either volt, coulomb, watt या फिर ampere. So out of these options जो SI unit है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज का, वो उनमें से क्या रहेगा? एम्फेयर रहेगा, वॉट रहेगा, कूलम रहेगा या फिर वोल्ट रहेगा. तो इसका जो सही आंसर होगा बेटे, द SI unit of electric charge is coulomb. Coulomb is the right answer. Coulomb is the SI unit of electric charge. Next question is which of the following is not an example of biomass energy source. आपके पास जो है different sources दिए गए हैं, तो out of these which is not an example of the
mass energy source, either wood, gobar gas, nuclear energy or coal. Wood, gobar gas or coal. Ultimately all these are related with the biomass energy sources, but only the nuclear energy, it is not an example of the biomass energy source. जो nuclear energy है, it is not the example of the biomass energy source. So here the right answer is nuclear energy. Next is the question number 12. Which of the following constitute a food chain? So for the food chain, everybody knows about the food chain. The interdependence of food from one organism to another organism is known as food chain. खाने के लिए एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर निर्भर होना क्या कहलाता है? फूड चेन कहलाता है या फिर खाद्य आहार श्रृंखला कहलाती है. तो इनमें से कौन है जो फूड चेन को कंस्टिट्यूट करता है? ग्रास, व्हीट, मैंगो, ये जो है ये फूड चेन को कंस्टिट्यूट नहीं करते क्योंकि इनमें से कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है अपने खाने के लिए. नेक्स्ट, ग्रास, गोट एंड ह्यूमन. थर्ड वन इज गोट, काउ एंड एलिफेंट. लास्ट वन इज ग्रास, फिश एंड गोट. देखो अब इसमें जो गोट है, गोट को काउ नहीं खाती है, काउ को एलिफेंट नहीं खाएगा, तो दिस नॉट कंस्टिट्यूट द फूड चेन. फिश जो थी वो कभी ग्रास को नहीं खाती है, फिश जो थी वो जो गोट होगी वो फिश को नहीं खाएगी, तो ये भी फूड चेन को कंस्टिट्यूट नहीं करता है. बट हियर ग्रास को कौन खाता है बेटे? ग्रास, इट इज टू बी ईटन बाय द गोट, क्योंकि जो ग्रास है उसको कौन खाता है? गोट खाता है, और गोट को कौन खाएगा? ह्यूमन खाएगा. सो दिस कॉन्स्टिट्यूट द फूड चेन. ये फूड चेन को कॉन्स्टिट्यूट करता है. द इंटरडिपेंडेंस ऑफ फूड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म is known as food chain. So here grass, goat and human, it constitutes the food chain. Next is section B. यहाँ पर आपका section A complete हो गया and section A is related with your multiple choice questions और उसमें आपके 12 multiple choice questions रहेंगे जिनको आपको attempt करना होगा. हर एक multiple choice question जो होगा वो carry करेगा 1 marks को, hence the total comes out to be 12 marks. Next question is related with your section B and it is the section that is short answer type questions. Short answer type questions का आपका section B है. आपको ज्यादा डिटेल में questions को नहीं लिखना है. Within limited criteria में आपको उन questions को attempt करना है. And it is your question number 13 and your question number 13 is related with the section B and your question number 13 is what are the disadvantages of the fossil fuels? अगर हम फॉसिल फ्यूल्स का यूज कर रहे हैं तो उन फॉसिल फ्यूल्स की क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या क्या उनकी हानियां हैं जो कि हमें फॉसिल फ्यूल से मिल रही है. सो डिसएडवांटेजेस कौन कौन से बेटे फॉसिल फ्यूल्स की? एक तो ये है कि दीज आर लिमिटेड रिजर्व. ये बड़े लिमिटेड रिजर्व सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, ये रिजर्व ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैं which exhaust in a short time, जो कि बड़े थोड़े समय में ही क्या हो जाते हैं, ये खत्म हो जाते हैं. तो दिस इज द फर्स्ट मेन डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग द फॉसिल फ्यूल्स. एक तो ये रिजर्व फॉसिल फ्यूल्स है एंड इट इज टू बी एग्जॉस्ट इन अ वेरी शॉर्ट टाइम. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट डिसएडवांटेज. सेकंड डिसएडवांटेज क्या है? फॉसिल फ्यूल्स ऑन बर्निंग रिलीज टॉक्सिक गैसेज. जैसे हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं एट दैट टाइम दे रिलीज वेरियस टॉक्सिक गैसेस, पॉइजनस गैसेस को ये रिलीज करते हैं. और वो कौन कौन सी? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, या फिर not carbon monoxide but sulfur dioxide. So these are the various toxic gases that are to be produced at the time of burning by these fossil fuels. Number one is carbon dioxide, second one is nitrogen and the third one is sulfur dioxide and therefore they causes the air pollution. और उससे हमारा जो वातावरण है, जो हमारी एयर है वो क्या होती है? प्रदूषित होती है. हवा जो है वो प्रदूषित होती है. थर्ड डिसएडवांटेजेस जो हमारी फॉसिल फ्यूल्स के बेटे, फॉसिल फ्यूल्स और बर्निंग गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. जब हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो एट दैट टाइम दे प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज कार्बन मोनोऑक्साइड which produce greenhouse effect. जो कि किस effect को produce करते हैं? They produce the greenhouse effect. That means when we burn the fossil fuels at that time, they produce carbon monoxide as well as carbon dioxide gases etc. and when they produces the greenhouse effect as a result in the increase in the global warming. ठीक है, उससे जो हमारा main जो result होता है that is global warming.
क्योंकि जैसे ही प्रोड्यूस करेगा ग्रीन हाउस इफेक्ट को एज अ रिजल्ट ऑफ द इंक्रीज इन द ग्लोबल वार्मिंग, उतना ही ज्यादा हमारा इंक्रीज होगा, बढ़ावा होगा किस चीज का, ग्लोबल वार्मिंग का। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the release gases from combustion fossil fuels, they also become cause acid rain। ठीक है, ये भी हमारा एक मेन डिसएडवांटेज है फॉसिल फ्यूल्स का, कि जो रिलीज होती है गैसेस की ऑन कंबशन ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स बिकम कॉज ऑफ द एसिड रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। जो भी ऑयल या फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स होते हैं एट दैट टाइम दे आर फ्लश्ड विद द नाइट्रोजन गैस। सो व्हाट इज द रीजन व्हाई these oil and fat containing food items they are flushed with the nitrogen gas? That means there is some technical reason, that's why these oil and fat containing food items they are flushed with the nitrogen gas. So this is because food items are prevented from oxidation। सबसे बड़ा मेन कारण जो है that is to be prevented from the oxidation। ठीक है, उसको हम किस चीज से प्रिवेंट करते हैं, फ्रॉम ऑक्सीडेशन बाय ऑक्सीजन और एयर। ठीक है, अगर वो एयर के कांटेक्ट में आ जाते हैं या ऑक्सीडेशन हो जाता है तो वो आइटम्स जो होंगी वो क्या हो जाएंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। तो सबसे बड़ा मेन कारण जो है कि ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स को फ्लश किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ए नाइट्रोजन गैस, दैट इज टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए, और by oxygen or air। That is the main reason, that's why oil and fat containing food items they are flushed with the nitrogen gas। Next question is why should curd and sour substances not to be kept in brass and copper vessels? क्या कारण है कि कर्ड और सोर सब्सटेंसेस, जो कर्ड भी खट्टा होता है, जो सोर सब्सटेंसेस खट्टी चीजें होती हैं, उनको हम नहीं रख पाते हैं किस चीज में, ब्रास और कॉपर वेसल्स में हम उनको स्टोर नहीं कर पाते हैं। तो क्या कारण है, उनको हम क्यों स्टोर नहीं कर पाते हैं? तो जो कर्ड और अदर सब्सटेंसेस हैं, सोर सब्सटेंसेस हैं, दे कंटेन एसिड। क्योंककि हम कहते हैं एसिड्स व्हिच आर सोर इन टेस्ट। एसिड वो होते हैं, अम्ल वो होते हैं जो कि टेस्ट में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, और बेसिस जो होते हैं दे आर बिटर इन टेस्ट, वो क्या होते हैं, कड़वे होते हैं टेस्ट में। तो जो आपका कर्ड है और सोर सब्सटेंसेस है, ये क्या कंटेन करते हैं, दीज कंटेन द एसिड। ये एसिड्स को कंटेन करते हैं। जब ये रिएक्ट करते हैं मेटल सरफेस के साथ, मेटल सरफेस किस चीज का, और ब्रास एंड कॉपर मेटल, ठीक है, कॉपर वेसल्स के साथ, तो उस टाइम ये टॉक्सिक कंपाउंड्स को प्रोड्यूस कर देते हैं। एट दैट टाइम दे प्रोड्यूस द टॉक्सिक कंपाउंड्स which are unfit for consumption। So this is the reason, that's why curd and sour substances they are not to be kept in the brass and the copper vessels, because हमने ये चीज कही है कि जो कर्ड और अदर सोर सब्सटेंसेस होते हैं दे कंटेन एसिड। इनमें एसिड होता है ऑटोमेटिकली, और जब ये रिएक्ट करते हैं मेटल सरफेस ऑफ द ब्रास एज वेल एज कॉपर वेसल, at that time they produce the toxic substances या toxic compounds that are unfit for the consumption। That's why curd and sour substances they are not to be kept in the copper and the brass vessels। Next question is why should magnesium ribbon be cleaned before burning in air? क्या कारण है कि हम मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करते हैं before burning in air? Magnesium ribbon should be cleaned before burning to remove the protective layer of the basic magnesium carbonate। सबसे बड़ा कारण है कि हम मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करते हैं बिफोर बर्निंग इन एयर। दैट इज द रीजन बिफोर बर्निंग टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट फ्रॉम इट्स सरफेस। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें जो मैग्नीशियम कार्बोनेट की जो हमारी एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है उसके सरफेस के ऊपर, उसको हम क्या करते हैं, टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द बेसिक magnesium carbonate from its surface। That's why magnesium ribbon be cleaned before burning in air। यहाँ पर आप समझ गए होंगे बेटे कि जो मैग्नीशियम रिबन है उनको हम क्लीन करते हैं बिफोर बर्निंग इन एयर टू रिमूव द जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है, टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ, और प्रोटेक्टिव लेयर किस चीज की है, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, उस लेयर को हम प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम इट्स सरफेस, इस वजह से हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करते हैं बिफोर बर्निंग इन एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेटे, next question is where does the plant get each of the raw materials required for photosynthesis? So first of all, everybody knows about the process of the photosynthesis, the process by which the green plants prepare their own food themselves in the presence of sunlight in the form of carbon dioxide and water। That process is known as photosynthesis। तो कौन से ऐसे हमारे
हमारे रॉ मटेरियल्स हैं दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस, जो कि प्लांट्स हमारे रिक्वायर्ड करते हैं, तो वो कहाँ से रिक्वायर्ड करते हैं उस रॉ मटेरियल को जो कि नेसेसरी है हमारी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए, तो प्लांट्स होते हैं उस रॉ मटेरियल को कहाँ से कैरी ओवर करते हैं। तो रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है बेटे हमारा वो कौन कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। So this is the raw material that is to be used by the plants at the time of the process of the photosynthesis. So what is carbon dioxide? Carbon dioxide कहाँ से obtain करते हैं? Carbon dioxide is obtained from the air. कार्बन डाइऑक्साइड जो होंगे वो प्लांट्स कहाँ से लेंगे, और वो एक रॉ मटेरियल की तरह यूज कर रहे हैं प्लांट्स फॉर द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एयर एंड इट एंटर्स द लीफ थ्रू द स्टोमेटल ओपनिंग। उसके बाद हम ये देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड तो ले लिया प्लांट से, कहां से लिया, एयर से ले लिया, ठीक है। उसके बाद वो कैसे एंटर करता है लीफ सरफेस में, इट एंटर्स इन द लीफ सरफेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ द स्टोमेटल ओपनिंग। स्टोमेटल ओपनिंग की हेल्प से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो लीव्स में एंटर कर जाती है। नेक्स्ट इज वाटर। वाटर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉइल। प्लांट्स होते हैं जिसको कि यूज करते हैं वो रॉ मटेरियल के तौर पर फॉर द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस, तो वाटर दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉइल एंड इट एंटर्स द लीफ। और उसके बाद वो भी वाटर एंटर करेगा हमारे कहां पर, लीफ में, एंड इट एंटर्स द लीफ थ्रू मिडरिब एंड वेन्स। जो मिडरिब्स होती है लीव्स की, और वेन्स के थ्रू जो वाटर होगा फ्रॉम द रूट्स व्हिच एब्सॉर्ब इट फ्रॉम द सॉइल। तो कार्बन डाइऑक्साइड का हमें पता लगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो ऑब्टेन्ड होती है एयर से। आफ्टर दैट इट एंटर्स in the leaf with the help of its stromatal opening, and next is water. Water is obtained, कहाँ से obtained होता है, soil से। After that it enters the leaf with the help of a midrib या फिर veins, midrib या veins की help से वो leaf में enter करता है from the roots which is absorbed from the soil। वो कहाँ से absorbed होता है water from the soil। So these are the raw materials that are used by the plants, ठीक है, for the process of the photosynthesis। Next question is next जो हमारा raw material है that is nitrogen for the process of the photosynthesis। It is also obtained from the soil। nitrogen भी कहाँ से obtained होगा बेटे, nitrogen it is again obtained from the soil। Next question is why are some patients of diabetes treated by using the injection of insulin। आज की डेट में मैक्सिमम लोग जो हैं वो डायबिटिक हैं या डायबिटीज की बीमारी से ग्रस्त हैं। तो क्या कारण है कि जो लोग डायबिटीज की बीमारी से ग्रस्त हैं उन लोगों को जो है वो इंजेक्शन दिए जाते हैं इंसुलिन के। सो व्हाट इज द रीजन व्हाई द डायबिटिक पेशेंट्स दे आर ट्रीटेड विद द इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन। तो इसका आंसर क्या रहेगा बेटे, इंसुलिन हार्मोन इट इज सिक्रेटेड बाय आइलेट्स ऑफ लैंग्रेंस एंड ऑफ द पेनक्रियाज। यहां से सिक्रेट होते हैं आइलेट्स ऑफ लैंग्रेंस ऑफ द पेनक्रियाज, यहां से सिक्रेट होता है इंसुलिन का जो हार्मोन है। एंड दिस हार्मोन, अब सबसे बड़ा जो मेन पर्पस है इस हार्मोन का वो क्या करता है, दिस हार्मोन रेगुलेट्स द शुगर लेवल इन द ब्लड। अगर ये हार्मोन नहीं है तो आपका शुगर लेवल जो होगा ब्लड का दैट इज नॉट टू बी मेंटेन। दैट मींस दिस हार्मोन हेल्प्स इन रेगुलेटिंग द शुगर लेवल ऑफ द ब्लड, शुगर लेवल इन द ब्लड में हमारे शुगर लेवल को ये क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। एंड इट्स डेफिशिएंसी रिजल्ट्स इन द हाई शुगर लेवल। अगर इस हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाए बॉडी में तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा कि हमारे बॉडी में जो शुगर लेवल है उसको क्या कर देगा, हाई कर देगा। इट इंक्रीजेस द हाई शुगर लेवल एंड कॉजेज मैनी हार्मफुल डिजीजेस। तो यहां से आप समझ सकते हैं बेटे कि जो एक हमारा हार्मोन है इंसुलिन का ये बहुत जरूरी है हमारी बॉडी में। तो किस चीज के लिए जरूरी है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि दिस हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द आइलेट्स ऑफ लैंग्रेंस इन द पेनक्रियाज एंड दिस हार्मोन maintains the sugar level in the blood and its deficiency causes the high sugar level in the blood and it causes many harmful diseases in the body। Next question is draw the structure of the neuron। this is the neuron। इससे पहले भी हमने कहा कि दो न्यूरॉन्स के बीच का जो गैप होता है उसे क्या कहा जाता है, और ये क्वेश्चन था आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। सो द गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन्स इज नोन एज साइनैप्स। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया हमारा कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन एंड न्यूरॉन सेल का एक डायग्राम दिया गया हुआ है। और अब न्यूरॉन सेल में होता क्या क्या है बेटे, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। दीज आर द डेंड्राइट्स, दीज आर द डेंड्राइट्स, ये डेंड्राइट्स हैं, these are the dendrites and this is the layer that is known as the cell membrane। ये cell membrane है। After that in the center this is the cell body
and in the cell body, in the center, that part is known as the nucleus, and this is the nasal bodies. These are the nasal bodies. These are the nasal bodies. और उसके बाद हमारे आएंगे बेटे, these are the neurofibrils. These are neurofibrils, and this is the axon. Here it is axon. So dendrites, axon, as well as the body, all these are the parts of the neuron, and these are the nucleus of the Schwann cells. These are the nucleus of the Schwann cells, and here it is the myelin sheath, and at last this is the neurolemma, and this is the terminal branches of the axon. These are the terminal branches of the axon. These are the terminal branches of the axon, and these are the terminal branches of the axon, and here it is the motor end plates. These are the motor end plates. Motor end plates. So here this is the diagram of the neuron. Next is the question number 20, and your question number 20 is, why does the sky appear dark instead of blue to an astronaut? ज्यादातर हमें जो आकाश है वो नीला दिखाई देता है, पर जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उन्हें जो स्काई है वो डार्क दिखाई देता है इंस्टेड ऑफ ब्लू कलर. सो व्हाट इज द रीजन व्हाई द स्काई अपीयर्स डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट्स? द एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट ओनली अप टू सम हाइट, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है वो कुछ हाइट तक ही एग्जिस्ट करता है. द एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट ओनली अप टू सम हाइट, एंड अबव दैट देयर इज नो एटमॉस्फेयर. अभी ये चीज कही गई है कि द एटमॉस्फेयर इट इज टू बी एग्जिस्ट ओनली अप टू सम हाइट, आफ्टर दैट देयर इज नो एटमॉस्फेयर टू स्कैटर द लाइट, क्योंकि उसके ऊपर जो है वो एटमॉस्फेयर विजिबल नहीं है. सो दैट्स व्हाई देयर इज नो स्कैटरिंग ऑफ द लाइट, एंड द स्काई देयरफॉर अपीयर्स टू बी परफेक्टली ब्लैक टू द एस्ट्रोनॉट्स. इस वजह से हमें जो एस्ट्रोनॉट्स है उन्हें जो स्काई है इंस्टेड ऑफ ब्लू कलर इट अपीयर्स टोटली डार्क. तो ये रीजन क्या था कि जो स्काई है इसमें क्या चीजें हैं कि जो एटमॉस्फेयर है इट एग्जिस्ट ओनली अप टू सम हाइट, एंड आफ्टर दैट देयर इज नो एटमॉस्फेयर अबव दैट. अगर हम उसके ऊपर जाएंगे तो देयर इज अ नो एटमॉस्फेयर एंड टू स्कैटर द लाइट, सो देयर इज नो स्कैटरिंग ऑफ द लाइट. सो दैट्स व्हाई स्काई ऑलवेज अपियर ब्लैक टू द एस्ट्रोनॉट्स इंस्टेड ऑफ द ब्लू कलर. इस वजह से वो हमें एस्ट्रोनॉट्स को कैसा दिखाई देता है, ब्लैक दिखाई देता है इंस्टेड ऑफ ब्लू कलर, क्योंकि हाइट ये जो एटमॉस्फेयर है इट ओनली एग्जिस्ट अप टू सम हाइट, एंड अबव दैट देयर इज नो एटमॉस्फेयर टू स्कैटर द लाइट, एंड देयर इज नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट. दैट्स व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लैक टू द एस्ट्रोनॉट्स इंस्टेड ऑफ द ब्लू कलर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज अ गुड फ्यूल? अगर फ्यूल यूज होता है तो गुड फ्यूल जो है वो क्या होता है? सबसे बड़ी बात यह है कि जो गुड फ्यूल है इट्स कैलोरीफिक वैल्यू शुड बी इग्नोरेबल. उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है दैट इज टू बी वेरी लार्ज, नॉट इग्नोरेबल बट इट इज टू बी वेरी लार्ज. So the first main point of the good fuel is that its calorific value is very large. Second is it's produce no smoke and should not leave any residue. कोई smoke produce नहीं करता है, इस वजह से कोई residue नहीं होता है. So this is again the feature of the good fuel. It should burn easily, बहुत ही आसानी से ये जल जाता है. And the last one is it should be economical cost wise. ये इकोनॉमिकल भी है कॉस्ट वाइज. इस वजह से ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं गुड फ्यूल के. सबसे पहला फीचर था इसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो काफ़ी लार्ज है. दूसरा ये था कि इसकी कॉस्ट जो है इकोनॉमिकल है, और ये जो है इट इज़ वेरी इजी टू बर्न, जलाने में बहुत इजी है ये, और ये कोई भी स्मोक जो है वो प्रोड्यूस नहीं करता है. इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी टाइप ऑफ द स्मोक, एंड देयर आर नो रेजिड्यू टू लिव एनी रेजिड्यू. सो दीज आर द गुड एडवांटेजेस ऑफ द गुड फ्यूल. It should produce, it should not produce the pollution, it should produce pollution not, but it should not, यहाँ लिख देते हैं पे, it should not produce pollution. It should not produce pollution. Next is it should have low ignition temperature and it should burn at controllable rate. So these are the
फीचर्स ऑफ द गुड फ्यूल। नेक्स्ट इज सेक्शन सी। यहाँ पर हमने सेक्शन ए भी कंप्लीट कर लिया बेटे, सेक्शन बी भी कंप्लीट हो गया है। नाउ वी शिफ्ट टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज योर सेक्शन सी, एंड योर सेक्शन सी इज अ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। पहले तो हमने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन किए सेक्शन बी में, एंड नाउ वी शिफ्ट टू द सेक्शन सी, एंड द सेक्शन सी इज रिलेटेड विद द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। यहाँ पर आपको जो क्वेश्चंस की जो क्वांटिटी है उसकी क्वांटिटी आपको बढ़ानी पड़ेगी, मतलब आपको थोड़ा लॉन्ग वे में लेके चलना पड़ेगा। शॉर्ट से अब हम क्या करेंगे, थोड़ा लॉन्ग की तरफ जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका बेटे, व्हाट वुड बी द डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच हैज अ फार्मूला CO2। डॉट स्ट्रक्चर बनाना है हमें कार्बन डाइऑक्साइड का। अब कार्बन डाइऑक्साइड का डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले हमें कार्बन का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, और दूसरा सेकंड में हमें पता होना चाहिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर। आफ्टर दैट हम उसका डॉट स्ट्रक्चर जो है इजीली बना सकते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड हैज 2 ऑक्सीजन एटम्स। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कितने ऑक्सीजन एटम्स है बेटी? 2 ऑक्सीजन एटम्स है। कार्बन डाइऑक्साइड हैज 2 ऑक्सीजन एटम्स अटैच्ड टू द कार्बन एटम। Carbon dioxide has 2 oxygen atoms that are attached with the carbon. Atomic number of carbon is 6. पहले मैंने कह दिया कि हमारा कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है that is 6 and it has 4 electrons. कार्बन के साथ हमारे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको हम करेंगे भी। और जो ऑक्सीजन है आउटरमोस्ट शेल पर कार्बन के साथ कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4 है। अब जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर है बेटे 6, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 1s2 2s2 2p4। So this is the electronic configuration 1s2 और 2s और 2p के, सॉरी नॉट 2 पर, दिस इज 2। ठीक है, तो ये कितने बन गए? 2 + 2 4। अब ऑक्सीजन के देखेंगे हम, आउटरमोस्ट शेल पर कितने इलेक्ट्रॉन्स आए बेटे इसके? आउटरमोस्ट शेल पर आए हैं इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स आर नीडेड टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटरमोस्ट शेल पर हैं। ठीक है, कार्बन की आउटरमोस्ट शेल पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने? 4 है। अब उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स की और जरूरत है अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। अब वो 4 इलेक्ट्रॉन्स या तो वो शेयर करेगा अपने नियर बाय नेबरिंग एटम से, उसके बाद वो अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट कर सकता है। 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स आर नीडेड टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ऑक्सीजन नीड्स ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। जबकि अब हम ऑक्सीजन का देखें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है बेटे? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है हमारे पास 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी बनेगी 1s2 2s2 2p4। 4 + 2 6, 6 + 2 8, 2 and 6। तो आउटरमोस्ट शेल में ऑक्सीजन के कितने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हैं उसके 6। उसको मतलब अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए उसको सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, जबकि कार्बन को जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर उसको मिलते हैं तो वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगा, जबकि ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। And oxygen needs only 2 electrons in the outermost shell, so its electron dot structure will be. This is carbon. K shell में उसके 2 electrons हैं और L में कितने हैं? 4। जबकि ऑक्सीजन में K में कितने हैं? 2। K shell में दोनों के इलेक्ट्रॉन्स इक्वल है, कार्बन के भी और ऑक्सीजन के भी। जबकि L shell में कार्बन के 4 हैं और ऑक्सीजन के कितने हैं? 6 हैं। So each oxygen atom is joined by the double bond in the carbon atom. तो इस वजह से जो हमारे each oxygen atom, it is to be joined with the carbon atom with the help of a double bond. Double bond की help से वो क्या करेगा? Join करेगा। O double bond C double bond O. That means each oxygen atom is joined by a double bond in the carbon atom. ठीक है? अब this is the electron dot structure of the carbon dioxide. So here it is oxygen. ठीक है, ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे बेटे? 6 इलेक्ट्रॉन्स थे। ऑक्सीजन हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल, 2 4 6 एंड अगेन यहां पर कितने हैं? 2 4 6। ऑक्सीजन के जो आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं? 6 हैं। जबकि उसके कितने थे? कार्बन के कितने हैं? 2 और 2 4। तो इस तरह से शेयरिंग ऑक्सीजन जो कार्बन था उसको अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की और जरूरत थी, जबकि जो ऑक्सीजन था उसको अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत थी? 2। तो इस वजह से हमारा जो ऑक्सीजन एटम है इट इज टू बी ज्वाइंड विद द कार्बन एटम विद द हेल्प ऑफ ए डबल बॉन्ड। तो ये डबल बॉन्ड की हेल्प से जो होगा वो क्या करेगा? ज्वाइन करेगा। O double bond C double bond।
So this is the electron dot structure of carbon dioxide. Next is a question number 23, and your question number 23 is, question number 23, what is the difference between a reflex action and walking? Reflex action और walking में क्या difference है? It is your question number 23. So reflex action जो है, it is a sudden, spontaneous and voluntary mechanisms होते हैं that is response to a stimulus by the voluntary organs, and whereas walking is a movement of the muscles. तो क्या difference है हमारा? Reflex action जो है, it is the spontaneous and voluntary actions of the mechanical responses to a stimulus via voluntary organs, whereas walking is the movement of the muscles of the legs that are controlled by the brain. So this is the main difference between the involuntary actions as well as walking या फिर reflex action and walking. ये difference है आपका reflex action और walking में. तो यहाँ पर जो हमने कहा कि ये sudden है, spontaneous है, involuntary mechanical response में to a stimulus by the voluntary organs, whereas walking जो है, it is the movement of the legs or the body organs, and that is to be controlled by the brain. So walking जो एक तरह से movement है हमारी legs की, जब हम चलते हैं तो that means at that time that is a movement of the legs, and that movement is to be controlled by the brain. Next, list the properties of the magnetic lines of force. आपको properties बतानी है magnetic lines of force की. So what are the various properties of the magnetic lines of force? They emerge from north pole to the magnet, and after that they enter into the south pole. Next is the two magnetic lines never intersect each other. दो magnetic lines आपस में कभी भी intersect जो होंगी वो नहीं करेंगी. They do not intersect with each other. Inside the magnet they are from south to the north pole. अगर वो magnet के अंदर है तो they are from north pole to the south pole. They have a tendency to contract lengthwise. उनके पास tendency है कि वो contract कर सकते हैं lengthwise, and this explains the attraction between the opposite poles. अगर दो जो आपकी magnetic lines of force है उनके पास टेंडेंसी है कॉन्ट्रैक्ट करने की लेंथवाइज. दे हैव द टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लेंथवाइज. अगर उनके पास टेंडेंसी है कॉन्ट्रैक्ट करने की लेंथवाइज, तो दिस एक्सप्लेन द अट्रैक्शन बिटवीन द ऑपोजिट पोल्स. तो ये चीज हमें क्या सिखाती है कि देयर इज अ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑपोजिट पोल. दो ऑपोजिट पोल्स के बीच में क्या हो सकती है? अट्रैक्शन हो सकती है. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स. They exist lateral pressure upon each other, and this explain. और जब वो exist करते हैं, they exert or they exist lateral pressure between them या between upon each other. जब उनके बीच में lateral pressure होता है, they exist lateral pressure upon each other. So this explain the repulsion between the opposite poles. So not opposite but between the like poles. क्योंकि repulsion जो होगी that is between the like poles, और जो attraction होगी that is between the opposite poles. अगर वो exert कर रहे हैं lateral pressure between each other, so after that this explains the repulsion between the like poles. Next is what are the differences between the autotrophs and the heterotrophs. Autotrophs और heterotrophs में क्या difference है? This is the autotrophic mode of nutrition, this is the heterotrophic mode of nutrition. Autotrophic पहले भी कहा था कि it occurs in the green plants and blue green alga. ये किसमें exist करता है? Green plants और blue green alga में exist करता है ये जो आपका autotrophic mode of nutrition है. whereas heterotrophic जो है it occurs in animals and the insectivorous plants. Carbon dioxide in water, not A but R. Carbon dioxide and water are the raw materials which combines to form the organic compounds. They depend on the plants and the herbivores. जबकि आपके heterotrophic nutrition जो है ये plants के ऊपर या herbivores के ऊपर depend होते हैं for their food. पहला ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है these are the raw materials especially for the autotrophic mode of nutrition, and after that they form the organic compounds, whereas in heterotrophic mode of nutrition they depends upon the plants as well as herbivores for their food. And the last one is they needed chlorophyll and sunlight, क्योंकि chlorophyll और sunlight के बिना autotrophic mode of nutrition जो होगा वो possible नहीं होगा. जब उनमें chlorophyll present है और sunlight present है, after that they can easily trap the sunlight, and after that they can prepare their own food themselves in the form of carbon dioxide and water, and they don't depend upon others. Whereas in case of the heterotrophic nutrition there is no need of such type of the mode, क्योंकि heterotrophic जो थे they totally depends upon others for their food. Next is
Draw a level diagram of the human eye. This is the structure of the human eye, and everybody knows that how important eyes for everyone. हम सभी के लिए आंखें जो हैं वो बहुत important है, और शायद आंखें ना हो तो हम इस कलरफुल दुनिया को भी या रंग बिरंगी दुनिया को नहीं देख सकते हैं. तो दिस इज द स्ट्रक्चर. तो इसके लिए हमारी एक नैतिक जिम्मेवारी है कि हम अपनी आंखों की जो है वो केयर करें और ज्यादा से ज्यादा अपनी आंखों की देखभाल करें. सो दिस इज द डायग्राम ऑफ द ह्यूमन आई. सबसे पहले बेटे यहाँ पर हम देखेंगे कि जो आपकी ह्यूमन आई है इसमें क्या फंक्शंस हैं वेरियस पार्ट्स के. So these are the optic nerves. These are the optic nerves that are present in the eye, and here it is the blind spot. This is the blind spot, and here it is the fovea. This is the choroid, and after that the choroid there is a retina, and retina के बाद जो है that is the scleria. And यहाँ पर हम अगर देखते हैं बेटे तो this is the lens. This is the most important part of the eye, and after the lens it is the iris. And here it is the pupil, and pupil के बाद जो most important part है हमारे human eye का that is cornea, and there it is the aqueous chamber or the fluid chamber, and after that these are the ciliary muscles of the ciliary body that are present in the eye, and after that there is the vitreous chamber that is present in the human eye. So this is the well level diagram of the human eye. Next is section D. And section D is related with your very long answer type questions, and at this stage each question carries 5 marks. very long answer type question होंगे और हर एक क्वेश्चन जो होगा वो 5 मार्क्स को कैरी करेगा. शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो थे जिनको आपने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो थे वो थे आपके 3 मार्क्स के. जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे दैट कैरीज 2 मार्क्स, और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे वो 1 मार्क्स. इसमें पहला क्वेश्चन है डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ. आपको पीएच की इंपॉर्टेंस बतानी है डेली लाइफ में. तो इंपॉर्टेंस जो पीएच की डेली लाइफ में, पीएच जो है इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ इन ह्यूमन एंड एनिमल वर्ल्ड. दोनों में ही हमें जो पीएच की जरूरत है ह्यूमन एंड एनिमल वर्ल्ड. सो मोस्ट ऑफ द लाइफ प्रोसेसेस इन आवर बॉडी फंक्शन विद इन पीएच रेंज फ्रॉम 7.0 टू 7.8. तो पीएच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल in the animal world as well as in the human world, and most of the life processes in our body functions in which the pH ranges from 7.0 to 7.8, and we can only survive in this narrow range. हम इस narrow range में जो है वो survive करें, we can survive only in this narrow range. The pH of our body, tears, अब जो हमारा pH body है such as in our tears, saliva, etc., it is around 7.4. And this is the pH that is in our tears as well as in our saliva. It is around 7.4, and if it falls below 7.0, अगर ये fall कर जाता है 7.0 से नीचे चला जाता है और rise above अगर 7.8 से ऊपर चला जाता है, हमारा जो main pH range है हमारी बॉडी की वो हमने कहा कि 7.0 से 7.8 के बीच में. अगर हमारा जो pH रेंज है 7.0 से डाउन चली जाती है या राइज कर जाती है 7.8 से ऊपर, देन लाइफ बिकम इम्पॉसिबल. तब उस टाइम लाइफ जो है इट इज वेरी वेरी टफ और इट इज वेरी इम्पॉसिबल. एंड व्हेन द pH ऑफ द रेन वाटर डिक्रीजेस, और जब रेन वाटर का pH जो है वो डिक्रीज करेगा कहां से कहां 7 टू 5.6, 7 टू 5.6 डिक्रीज कर जाएगा. जब हमारा रेन वाटर का जो pH है वो डिक्रीज कर जाएगा, 7 से नीचे चला जाएगा और अप टू जाएगा वो 5.6 तक, देन एट दैट टाइम इट कॉजेज एसिड रेन. उस टाइम क्या चीज होगी? एट दैट टाइम इट कॉजेज एसिड रेन. जब हमारा रेन वाटर का pH 7 से डाउन होता होता डिक्रीज होता होता वो पहुंच जाएगा 5.6 तक, एंड देन एट दैट टाइम इट कॉजेज द एसिड रेन. So when water of the acid rain flows in rivers, और जब जो हमारा water है acid rain का it flows in the rivers, the life aquatic organisms become difficult. तो आप खुद सोचो कि जब ये हमारा acid rain जो होगा वो flow करेगा rivers वगैरह में या other इस चीज में जब फ्लो करेगा वो वाटर, तो उस टाइम जो हमारे एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे उनकी लाइफ जो होगी वो कितनी डिफिकल्ट हो जाएगी. सो एट दैट टाइम द लाइफ ऑफ द एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट. So it is the first question. Question number 27.
दूसरा ये है कि फॉर ट्रीज एंड प्लांट्स, पहला तो हमने देखा इन द एनिमल वर्ल्ड एज वेल एज इन द ह्यूमन वर्ल्ड पीएच का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। अब उसके बाद हम ट्रीज और प्लांट्स में देखें तो फॉर हेल्थ ग्रोथ एंड गुड यील्ड ऑफ द ट्रीज एंड प्लांट्स स्पेसिफिक पीएच रेंज ऑफ द सॉइल शुड बी मेंटेन। अगर हमें अच्छी क्वालिटी में प्लांट्स लेने हैं, अच्छी क्वालिटीज में हमें ट्रीज लेने हैं, तो उसके लिए हमें जो पीएच है उसकी वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। आफ्टर दैट वी गेट बेटर ट्रीज एंड बेटर प्लांट्स। तो उसमें हमें पीएच रेंज होगी हमारे किस चीज की मेंटेन करनी पड़ेगी, सॉइल की। सो पीएच रेंज ऑफ द सॉइल शुड बी मेंटेन्ड। आफ्टर दैट वी गेट बेटर ट्रीज एंड बेटर प्लांट्स। व्हेन द पीएच रेंज ऑफ द सॉइल इज नॉट टू बी मेंटेन्ड इन अ प्रॉपर वे, एट दैट टाइम वी डोंट गेट द बेटर ट्रीज एंड द बेटर प्लांट्स। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या इंपॉर्टेंट रोल है पीएच का। सो HCl इज प्रोड्यूस्ड इन आवर स्टोमक। सभी जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड it is to be produced in the stomach। कहाँ प्रोड्यूस होता है बेटे, it is to be produced in the stomach। so HCl is produced in the stomach and which helps in the digestion of food। अगर ये HCl हमारे स्टोमक में प्रोड्यूस नहीं होगा तो ये हमारे जो डाइजेशन ऑफ फूड है उसमें हमारी प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाएगी। दैट मीन्स जो मेन इंपॉर्टेंट रोल है हमारा HCl का, HCl that is to be produced in the stomach, it helps in the digestion of food। digestion of food में हेल्प करता है विदाउट एनी हार्म टू अस, हमें कोई नुकसान पहुंचाए बिना। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो हमारी डाइजेशन में हेल्प करता है, फूड की डाइजेशन में हेल्प करता है। इनडाइजेशन कॉजेज डिक्रीज इन द पीएच। और अगर इनडाइजेशन हो जाती है, आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, इनडाइजेशन हो जाती है बॉडी में, तो इनडाइजेशन जो होता है वो डिक्रीज इन द पीएच ड्यू टू विच पेन। तो हमारा जो पीएच होगा बॉडी का वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। और वो किस चीज में रिजल्ट करेगा, विच रिजल्ट्स इन द पेन। ठीक है, एंड बर्निंग सेंसेशन, तो हमारे पेट में जलन होगी, ये होगा। तो ये सारे सिम्टम्स हैं अगर इनडाइजेशन होती है हमारी बॉडी में। तो आफ्टर दैट इज टू बी ड्यू टू द पीएच, क्योंकि जो डिक्रीज हो जाएगा हमारा पीएच लेवल बॉडी में। आफ्टर दैट इट कॉजेज पेन एंड बर्निंग सेंसेशन एंड फॉर दिस अ वीक बेस लाइक मिल्क और मैग्नीशिया ऑफन यूज्ड। अगर हमें उस चीज को फिर कंट्रोल करना है तो आफ्टर दैट we use a weak base and that weak base in the form of the milk of magnesia। next है tooth decay। pH का क्या रोल है हमारा tooth decay में। अब जो decay of tooth है that is to be start when the pH of our mouth is less than 5.5। ये ध्यान रखना है कि जो decay है हमारे teeth का that is to be started when the pH of our mouth is less than 5। जब हमारे mouth का pH जो होता है that is to be less than 5.5, not 5 but 5.5। when the pH of our mouth is less than 5.5, at that time the decay of the teeth starts and our teeth are made up of calcium phosphate। हमारे teeth जो किस चीज को मिलकर बने हुए, calcium phosphate को मिलकर बने हुए, and it is the hardest substance in our body। सबसे ज्यादा hardest substance है हमारा body का ये। तो our teeth are made up of calcium phosphate and it is the hardest substance in the body and it does not dissolve in water। everybody knows that it is the hardest substance in our body, that's why it does not dissolve in water। पर जब हमारा pH जो होगा माउथ का less than 5.5 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, it begins to decay। तो वो decay होना शुरू हो जाएगा by the action of bacteria that is present in the mouth। so ये हमारा tooth decay में, तो जो हमारा teeth का decay है it starts when the pH of the mouth that is less than 5.5 और हमारे teeth होते हैं they are made up of the calcium phosphate and it is the hardest substance in our body and it does not dissolve in the water। ये water में भी dissolve नहीं होते, but when the pH of the mouth that is less than 5.5, at that time the decay of the teeth are started। next is beta। उसके बाद हम देखेंगे रिफ्लेक्शन या प्रोटेक्शन फ्रॉम स्पेशल प्लांट्स में भी हम देख सकते हैं। ठीक है, रिलीफ फ्रॉम द इंसेक्ट स्टिंग्स भी है हमारा एंड दिस न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड एंड देयर वर टूथ डिकेज प्रिवेंटेड। अगर हमारी बॉडी में एक्सेस एसिड जो वो न्यूट्रलाइज हो जाए तो हमारा जो टीथ का डिके है वो रुक सकता है। रिलीफ फ्रॉम द इंसेक्ट स्टिंग्स, बीज है, बीटल्स है, आंट्स है, बीज, बीटल, आंट्स एक्सेट्रा ट्रांसमिट metabolic acid, so not metabolic but methonic acid, the acid is methonic acid। methonic acid
and this acid is to be caused by the bees, ants and beetles. This acid is to be caused by the bees, ants and beetles, and the acid is methonic acid to our body through stings. जब हमारी बॉडी में ये काटते हैं with the help of a sting, तो उस टाइम ये मेथोनिक एसिड जो होता है वो बॉडी में एंटर करता है टू गेट रिड, और काफी दर्द होती है उस टाइम पर, सो टू गेट रिड ऑफ द पेन। जो मेथोनिक एसिड हमारा इनके द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है, और उस पेन से हमें रिलीफ लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वीक बेस लेना पड़ता है, क्योंकि एसिड तो प्रोड्यूस हो गया बॉडी में। अब अगर उस चीज को हमने न्यूट्रलाइज करना है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें वीक बेस की जरूरत पड़ेगी। अब वो वीक बेस जो होगा वो किस फॉर्म में होगा, वो फॉर्म में होगा हमारा बेकिंग सोडा की फॉर्म में होगा। दैट वीक बेस इज इन द फॉर्म ऑफ बेकिंग सोडा। दिस इज द वीक बेस एंड दिस वीक बेस इज इन द फॉर्म ऑफ बेकिंग सोडा। ठीक है, शुड बी रब्ड ऑन द स्टिंग एरिया। उस बेकिंग सोडा को जहां पर उस आंट ने या बिटल ने या हनी बी ने अगर काटा होगा, तो उस जगह पर हम ये वीक बेस बेकिंग सोडा जो होगा उसको हम क्या करेंगे, उसको हम रगड़ेंगे, लगाएंगे, तो उससे क्या होगा कि हमें पेन में रिलीफ मिलेगा। लास्ट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम द स्पेशल प्लांट्स। स्पेशल प्लांट्स की प्रोटेक्शन कैसे होनी चाहिए पीएच से? सो देयर आर स्टिंगिंग हेयर्स ऑन द लीव्स, द बिटल प्लांट्स, टचिंग देम दीज हेयर सिक्रीट मेथोनिक एसिड्स। अगर हम उनके उसको टच करें प्लांट्स को, तो उसमें क्या सिक्रीट करते हैं, वो मेथोनिक एसिड सिक्रीट करते हैं, एंड दैट मेथोनिक एसिड एंटर्स इनटू द बॉडी which causes pain। तो उसी से रिलीफ डालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, by rubbing the leaves of the dog plant on the stinged area। Next is draw a labeled, this is question number 28 and it is our last question related with the section D, जो कि आपका कैरी करेगा 5 मार्क्स को। 2 क्वेश्चंस आपको करने होंगे और वो 2 क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके 5 मार्क्स के रहेंगे। अभी क्वेश्चन, ड्रॉ अ वेल लेवल्ड डायग्राम ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द फ्लावर एंड एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट पार्ट्स। आपको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बनाना है फ्लावर का, और उसके वेरियस डिफरेंट पार्ट्स को क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सो हियर दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर, डायग्राम ऑफ द फ्लावर। The transfer of pollen grains from anther to the stigma is called leaf pollination। जहां पर हमारा ट्रांसफर होता है, the transfer of pollen grains from anther to the stigma, that process is known as pollination। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, pollination। जहां पर the transfer of the pollen grains from anther to the stigma, that process is known as pollination। And the stamens of the flowers contains anther। जो stamens हमारे flowers के वो क्या क्या contain करते हैं, the stamens of the flowers they contain anthers, and these anthers produce the pollen grains। ये जो anthers होते हैं वो किस चीज को प्रोड्यूस करते हैं बेटे, pollen grains को प्रोड्यूस करते हैं। and the pistil has 3 parts। जो pistil होता है उसके 3 parts हैं। अब वो pistil के 3 parts कौन कौन से बेटे, stigma, style and ovary। ठीक है, these are the 3 parts of the pistil। pistil के 3 parts हैं। this is the pedicel, it is the part of the pedicel। और pedicel एक ऐसा part होता है जहां पर आपका फ्लावर क्या करता है, बेस करता है। इसके बेस क्या हो, दिस इज द पेडिसल, जिसके ऊपर आपका फ्लावर जो रेस्ट कर रहा है। आफ्टर दैट दिस इज द स्पेक्टिकल एंड दीज आर द सेपल्स एंड दीज आर कलरफुल सेपल्स। इनका कलर जो होता है वो कलरफुल होता है, दीज आर 5 इन नंबर। आफ्टर दैट सेपल्स जो होते हैं वो कलर में कैसे होते हैं बेटे, ग्रीन होते हैं, नॉट कलरफुल बट ग्रीन होते हैं। जबकि पेटल्स जो होते हैं वो कलरफुल होते हैं, पेटल्स आर कलरफुल एंड देयर नंबर इज अगेन 5। सेपल्स जो होते हैं वो ग्रीन होते हैं, इनका भी नंबर जो होता है वो कितना होता है, 5 होता है। एंड दिस इज द फिलामेंट। ये क्या है बेटे, दिस इज द फिलामेंट, दिस इज द फिलामेंट। ठीक है, और यहां पर ये जो है बेटे ये क्या है आपके, ये एंथर है, दिस इज द एंथर। एंथर और फिलामेंट को मिलकर क्या बनता है, स्टेमन बनता है। यहां पर ये स्टिग्मा है बेटा, हियर इट इज द स्टिग्मा और इट इज द स्टाइल, ये सेंटर में जो इट इज द स्टाइल, एंड अंदर जो है बेटे इट इज द ओवरी। तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी को मिलकर क्या बनता है, पिस्टल। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी को मिलकर क्या बनेगा बेटे, पिस्टल बनेगा।
स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी को मिलकर क्या बनेगा बेटे? पिस्टल। दिस इज द पिस्टल। 3 पार्ट्स है, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। ठीक है। आफ्टर पॉलिनेशन अ ट्यूब emerges from the pollen grain and that pollen grain is called as a pollen tube and there are 2 male gametes in the pollen tubes. Pollen tubes में 2 male gametes होते हैं. This is the flower that helps in the sexual production and reproduction flowering plants, and these 2 male gametes helps in the pollen tube and reproduction in flowering plants. Seeds are formed with the help of flowers. जो seeds है वो कहाँ से बनते हैं? With the help of the flowers. And there is a base part in the flower in which all the parts of the flowers are attached. So that is called as receptacle. उस part को क्या कहा जाता है? receptacle. और जो main parts हैं हमारे flowers के वो आपको बता दिए बेटे कौन कौन से parts हैं flower के. So here it is the pedicel. ये pedicel है and जिसके ऊपर आपका flower based कर रहा है वो क्या है आपका? receptacle. ये सेपल्स हैं. सेपल जो होते हैं वो कलर में कैसे होते हैं? ग्रीन होते हैं. These are petals. पेटल्स के बाद बेटे हियर इट इज द एंथर. ये एंथर है और इट इज द फिलामेंट. और एंथर और फिलामेंट को मिलकर क्या बनता है? स्टेमन. स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ऑल दीज 3 कॉन्स्टिट्यूट द पिस्टल. सो दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द फ्लावर. ये जो है क्या है बेटे? लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द फ्लावर है. तो यहां पर बेटे हमने कंप्लीट कर लिए हैं इंपॉर्टेंट 28 क्वेश्चंस रिलेटेड विद द क्लास 10th. रिलेटेड विद द क्लास 10th. तो आज हमने जो बेटे सैंपल पेपर डिस्कस किया क्लास 10th का साइंस सब्जेक्ट का फॉर द सेशन 2023-2024, और उसमें आपके टोटल सेक्शंस 4 रहेंगे. सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी. सेक्शन ए जो होगा वो रिलेट करेगा आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से. सेक्शन बी जो होगा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का होगा. सेक्शन सी जो होगा वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का होगा. और सेक्शन डी जो रहेगा वो वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का रहेगा. तो इस तरह से आपके 4 सेक्शंस रहेंगे साइंस सब्जेक्ट के, और चारों सेक्शंस को मिलाकर जो टोटल क्वेश्चंस बनेंगे आपके वो बनेंगे 28 क्वेश्चंस. तो इस तरह से आपका फॉर्मेट रहेगा बेटे सैंपल पेपर का. इसी तरह से आपका पेपर आएगा. इसी हिसाब से आप अपनी तैयारी करें. सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फाइनल एग्जाम्स.